सो स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन देख रहे हैं आज, है ना। देखो क्या करना है अपन को। इस नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक मेटल का स्फीयर जिसका रेडियस आर है आपके पास और चार्ज उसके पास बच्चों क्यू रहता है। रेडियस आर कैरीज अ चार्ज क्यू। यहां तक का क्लियर है बच्चों। तो एक मेटल स्फीयर बना लेते हैं अपन इस तरह से। देखो, यू कैन अज्यूम दिस एज अ मेटल स्फीयर और इसका अब मैं कलर भी फिल कर देता हूँ। लेट से इसके ऊपर चार्ज कितना रखा है बच्चों, क्यू। उसकी वजह से ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है, लेट से इसका रेडियस आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई आएगी और पोटेंशियल भी आ जाएगा। देखो दिख रहा है क्या। कहता है आर को डबल करना है ना। इफ आर इज डबल्ड इज सो ऑब्वियस कि बच्चे लोग आपको ना क्यू को अगर सेम रखना है ना, कीपिंग क्यू इज सेम, न्यू वैल्यूज ऑफ ई एंड वी। मुझे बताओ मोनोपोल से फॉर्मूला कितना कितना होता है। एनीबडी इन द क्लास? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज? इट्स के क्यू डिवाइड बाय, और ये कितना होता है बच्चे लोग, के क्यू डिवाइड बाय आर होता है ना। तो के तो कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट करने को बोल दिया है ना। इसका मतलब पता है क्या है, यू कैन इट इम्प्लाइज दैट E प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, और यहाँ पे V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, विच मीन्स दैट अगर मैं आर को बढ़ाऊंगा, यहाँ आर को बढ़ाऊंगा तो ए ई कम आना चाहिए। ऑप्शन कौन सा मार्क करोगे, ई डैश इक्वल्स टू E/4 और V डैश इक्वल्स टू बच्चा लोग V/2। आर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और ये इसको स्क्वायर से चेंज होगा। फॉर्मूला क्लियर है। आपको इस जगह पे पढ़ना था, द न्यू लोकेशन। ठीक है। गॉस लॉ से पढ़ सकते हो इसको, नॉर्मल फॉर्मूले से पढ़ सकते हो, और प्लेन बच्चों मोनोपोल के सम से कर सकते हो, शेल थ्योरम लगा के, कि जो चार्ज आएगा वो सेंटर पर रखा हुआ चार्ज माना जाएगा, और उससे अपन को अगर 2r डिस्टेंस पे बात करनी है तो यहाँ पे जो नया पोटेंशियल नया फील्ड आएगा वो कितना आएगा बच्चों, वो इतना इतना आएगा। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। देखो बच्चों, सिंपल सिंपल रीड करते हैं फटाफट। कहता है अ मेटालिक स्फीयर ए ऑफ रेडियस, देखो उसका स्मॉल ए रेडियस दिया हुआ है, कैरीज अ चार्ज क्यू, इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद एन अनचार्ज स्फीयर जिसका रेडियस बच्चों बी है। तो कहने का मतलब यहाँ सिंपल सा है कि सर के पास एक रेडियस ए होगा और बच्चों ये कुछ बी करके रेडियस होगा, इनको इन्होंने ज्वाइन कर दिया। फर्स्ट के पास चार्ज कितना है बोलो क्यू, और इसके पास कितना होगा, तो बोलोगे सर Q2 की वैल्यू 0 और Q1 की वैल्यू Q। इज दिस क्लियर बच्चों। फर्स्ट वाले का रेडियस सेकंड वाले इट इज गिवन है क्या अपन को, छोटा वाला ए और छोटा वाला बी, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। ये कहानी पूछी गई है। द चार्ज ऑन स्फीयर 1 विल बी, इस पर कितना होगा, तो बच्चों बाद में रहने वाला चार्ज Q1 डैश होता है और इस पर रहने वाला चार्ज Q2 डैश होता है। मैंने आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ये सारी बातें बताई हैं। जो आंसर लिख रहा हूँ वो याद कर लेना, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ये लिखते हैं ना अपन लोग, Q1 प्लस Q2 बराबर लिखते हैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इसको एक Q कर लेते हैं, नेट है ना, टोटल चार्ज बोल देते हैं, राइट बच्चों। तो इनिशियल चार्ज कितना होगा, देखो Q प्लस 0 होगा, इसी को बोलेगा टोटल चार्ज आप लोगों को, है ना। हाँ ना बोलो भाई, नहीं आया समझ में, है ना। तो ये जब चार्ज कहीं से ट्रांसफर हो रहा होता है ना बच्चों, किसी एक बॉडी दूसरे बॉडी पे, तो वो केवल पोटेंशियल इक्वल करने तक ट्रांसफर हो रहा होता है, यहां तक ट्रांसफर होता है, उससे कहते हैं बच्चे लोग कॉमन पोटेंशियल। ये दिमाग में रखना हमेशा, रखेंगे सब लोग। तो Q बराबर CV होता है, क्या कांस्टेंट हो गया जल्दी बोलो। अरे Q इक्वल CV होता है मालूम है ना, V कांस्टेंट कर दिया मैंने, तो Q किसके डिपेंड कर गया बोलोगे, C के। C किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के रेडियस के ऊपर। तो आप लिख सकते थे यहाँ से Q1 बाय Q2 बराबर बच्चे लोग R1 बाय R2। यहाँ तक का ऑलरेडी पता होगा तभी अपन कर पाएंगे, है ना। Q1 डैश डैश कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना इतना समझ में आ जाएगा कि सबको। तो ये हो जाएगा Q1 डैश इक्वल्स टू, बोलो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। अगर मैं बच्चों यहाँ पे डिविडेंडो लगाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 डैश अपॉन Q1 डैश प्लस Q2 डैश,
यहाँ क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, यहां तक का करवाया हुआ है ना चार्ज में बच्चे लोग, गेटिंग इट सब लोग। बच्चों मुझे बताओ ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, नेट चार्ज ना। तो फर्स्ट स्फीयर पे रहने वाला चार्ज कितना हो जाएगा, ये इधर ये राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा Q टाइम्स, बोलो, R1 प्लस R2। तो क्वेश्चन के हिसाब से Q हो जाएगा, R1 का रेडियस A हो जाएगा और नीचे हो जाएगा A प्लस B। ये पढ़ा होगा अपन लोगों ने। तो ऑप्शन नंबर करना चाहिए मुझे, ऊपर A आ रहा है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, एक मेन एग्जाम हॉल में डायरेक्ट इस लाइन से कर सकते हो। सिमिलरली मान लो अगर Q2 पे चार्ज पूछो तो क्या करते हैं आप लोग, आप बोलते हैं सर यहाँ पे R2/R1 प्लस R2 हो जाता है, और मल्टीप्लाई करते हैं चार्ज से। डाउट बोलो। नाउ स्टूडेंट्स पे अटेंशन, क्वेश्चन कहता है इन फिगर नंबर ए एंड बी, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोला है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहा है। प्लस का चार्ज है बच्चों, माइनस का चार्ज है। एक बात का ध्यान रखो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे ट्रेवल करता है तो इट इज ऑलवेज ट्रेवलिंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तब जाकर आप लिखते हो ना डीवी इक्वल्स टू नेगेटिव, मतलब लॉस इन पोटेंशियल पी डॉट डी आर। बच्चों ऐसा करके पढ़ते हो ना आप लोग, याद करो। तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट होगा, देखो क्या लिखा है, पी इज ग्रेटर देन क्यू। तो P पास में है चार्ज के और Q दूर में है ना, और यहाँ प्लस का चार्ज है बच्चों। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि पोटेंशियल एट P ज्यादा होगा पोटेंशियल एट Q से, तो ये ऑप्शन सही है। पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B। तो बच्चों A और B में देखो, यहाँ पे एवरीबॉडी लुक एट ए सेकंड ग्राफ, देखो A और B में बोल रहा है ज्यादा होगा। बच्चों इफ यू लुक एट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स में जा रही है। जब इलेक्ट्रिक ट्रेवल करती है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, जो पहले आएगा उस पर ज्यादा पोटेंशियल होगा। तो यहाँ होना चाहिए वी बी ग्रेटर देन वी ए। वो ये नहीं कह रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट पी इज लेस देन दैट एट क्यू। बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला होता है के द फर्स्ट चार्ज द सेकेंड चार्ज डिवाइड बाय द डिस्टेंस। और इस केस में ये हो जाएगा, के लिखोगे आप लोग, एक चार्ज क्यू लिखना पड़ेगा, एक चार्ज क्यू नॉट लिखना पड़ेगा और डिवाइड बाय आर करना पड़ेगा। इतना समझ में आया क्या, जिस जगह को पढ़ोगे उस जगह पे अपन क्यू नॉट को रख लेंगे और क्यू अपना जो सेंटर पे चार्ज रखा है सोर्स चार्ज, वो हो जाएगा। राइट बच्चे, इसका मतलब बहुत क्लियर है ना, कि अगर डिस्टेंस कम होगा तो एनर्जी ज्यादा मिलने वाली है। तो पी का डिस्टेंस तो कम होगा ना मेरे चार्ज के पास से, तो उस पर ज्यादा होनी चाहिए ना एनर्जी। तो यहाँ लेस लिखा है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज ग्रेटर देन एट बी, विच मींस दैट हमारे चार्ज के पास है ए वाला पॉइंट, तो ए पर ज्यादा होगी। तो बच्चों इसके ना ए और डी ऑप्शन करेक्ट होंगे। ये मल्टीपल वाला में जो होता है ना, मल्टीपल चॉइस वाले में डबल 3 आंसर होते हैं, उसका क्वेश्चन है। क्लियर, ओके। लुक एट दिस क्वेश्चन, यहाँ बोलता है टू स्मॉल बॉल्स बराबर चार्जेस है बच्चों, इनको एक हुक से रखा है इंसुलेटिंग थ्रेड से। तो ये रहा आपका जो डॉटेड पॉइंट है ना बच्चों, ये इसका फिक्स पॉइंट कहलाएगा। इसके एक तरफ लेंथ है, एक तरफ लेंथ है, क्योंकि ये बिना ग्रेविटी वाली कंडीशन में लगाया गया है तो टेंशन यहाँ पर आ जाएगी। सबको पता है क्लास 11 से कि टेंशन ना रोक के अंदर रहने वाला रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो टेंशन इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। तो कुछ नहीं करना बच्चों, आपको ये अज्यूम करना है कि एक चार्ज का नाम Q है और एक चार्ज का नाम Q है, और अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी, एंड दे विल बी रिपेलिंग बाय अ फोर्स बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिकल चार्जेस। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था ना आज की क्लास का। आपको लिखना है कि पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइड बाय नीचे हो जाएगा डिस्टेंस, और ये हो जाएगा बच्चों उसका स्क्वायर। सो आई शुड बी राइटिंग हियर KQ स्क्वायर डिवाइड बाय 4L स्क्वायर, दैट्स इट। इससे करना भी नहीं इसको डिस्कशन। डाउट तो नहीं किसी को बच्चों? ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है बच्चों, लेंथ कितना दिया हुआ है L और मास इसका M कर लेते हैं, सस्पेंडेड फ्रॉम द पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो बच्चों कहने का मतलब है ये जो कैपेसिटर लिखा है इसे इतना मत घबराओ। ऑल दे वांटेड इज कि एक जगह पोटेंशियल प्लस का एक जगह पोटेंशियल माइनस का है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करे कहां से बच्चों, प्लस से माइनस तक। अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज आ जाता है तो उसके ऊपर भी फोर्स लगने लगता है। फोर्स नहीं, यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन लगवाना पड़ेगा नीचे की तरफ। ऑलरेडी नीचे बच्चों ग्रेविटी लगती है 11th क्लास से। तो अब ये जो बेचारा आपका पेंडुलम है ना, ये फंस गया है। ये पेंडुलम है और इस पेंडुलम के पास बच्चों ऑलरेडी क्या था, बोलो,
एक ग्रेविटी का पार्ट आता था जिससे टाइम पीरियड क्या मिलता था, बोलो लास्ट लेक्चर से, लास्ट ईयर से बोलो, 2 पाई अंडर रूट L/G बोलोगे अपन. What would happen if there is some more acceleration starts to act in the direction of gravity or in opposite direction to gravity depending upon किस साइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन क्या उसका चार्ज है. तो बच्चों चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएगा और मास होने की वजह से ग्रेविटेशनल पुल आएगा. इन दोनों को मिला करके लिखा जाएगा. So before jumping into the question directly, why not consider this bob as a mass or as a separately charge which is kept inside the electric field? तो आप बोलोगे सर कर सकते हैं ऐसा कहाँ अपन. तो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू होता है बच्चों Q इंटू ई. चैप्टर नंबर 1 वेरी बेसिक इक्वेशन. यहां से एक्सेलरेशन बोलो QE/m. कई बच्चे ना ये लाइन याद भी कर लेते हैं बिकॉज ये जगह जगह पर लगती रहती है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एक्सेलरेशन होता है बच्चों वो इतना ही होता है. अब बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन कहता है पॉजिटिवली चार्ज रखा जाएगा, तो प्लस का चार्ज होगा तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा, और अगर नेगेटिव का चार्ज रखेंगे बच्चों तो डायरेक्शन बदल जाएगा, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट नेगेटिव का अगर चार्ज यहाँ आ गया गलती से तो बच्चों वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा, तो वहां पे ए का टर्म ऊपर लगने लग जाएगा. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट राइट द फर्स्ट कंडीशन एंड जस्ट राइट द पॉजिटिव चार्ज और सीधा आंसर लिख दो. टाइम पीरियड फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा बोलो 2 पाई अंडर रूट L. जी की जगह पे क्या आ जाएगा G प्लस एक्सेलरेशन, मतलब किस किस को आया ये समझ में. और सेकेंड केस में अगर चार्ज क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो आंसर हो जाएगा बच्चों टाइम पीरियड 2. यू शुड बी राइटिंग 2 पाई रूट के अंदर लेंथ तो वही रहेगा और यहाँ ग्रेविटी में से कुछ एक टर्म माइनस हो जाएगी. ध्यान रखना फोर्स की टर्म बस माइनस कर देना, वो टर्म भी एक्सेलरेशन की ही होनी चाहिए. डिड यू गेट इट स्टूडेंट्स? समझ आया? ये आपके पास क्या रहेगा बच्चों, एक बॉब रहेगा, ठीक है, जस्ट अ पेंडुलम. एंड आई एम ओनली स्टिकिंग टू द फॉर्मूला विच वी हैव स्टडीड इन द लास्ट ईयर 2 पाई अंडर रूट L/G. कोई दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम बच्चों? प्लस वाले के लिए जो बॉब होगा उस पर ग्रेविटी कहाँ लग रही होगी, तो बोलोगे सर जी ग्रेविटी का क्या है, वो तो नीचे ही लगती है लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो भी डाउनवर्ड लगेगा. यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेविटी तो अपना नीचे लग रहा होगा लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर लगेगा. कितना होता है वो यहाँ लिखा हुआ है, वही मैंने प्लस माइनस करा है, इससे ज्यादा यहाँ नहीं समझना अपन को. ओके स्टूडेंट्स पे अटेंशन. क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में इस तरह बताई जाती है. कहने का मतलब इन लोगों का ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास ना बच्चे लोग कुछ एक्स एक्सिस पे भी कंपोनेंट है और कुछ इनके पास वाई एक्सिस पर भी, इसलिए आई और जे मेंशन किए जा रहे हैं. ए बी कांस्टेंट है. फाइंड द नेट फ्लक्स. फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, पूरी क्लास जानती है बच्चों, ई वेक्टर डॉट ऑफ ए का वेक्टर. इज दिस क्लियर? ए बड़ा कर लेता हूं मैं ना, ई डॉट ए एरिया वेक्टर, राइट. टू स्क्वायर, स्क्वायर का साइड बच्चों एल है और वो वाई जेड प्लेन पे है. टू बेटर अंडरस्टैंड यू मैं इसका एक कार्टेशियन फॉर्म बना देता हूं बच्चों, इस तरह से देखो ये, ठीक. कहने का मतलब ये कि इसको x बोल देना, इसको y बोल देना और इसको z बोल देना. अगर कभी कोई चीज आपके लिए किस प्लेन पे रखी जाएगी बच्चों, अगर कभी कोई प्लेन आपके लिए कहाँ रखा जाएगा, YZ प्लेन पे रखा जाएगा, तो कैसे रखोगे उसको आप लोग, ऐसे ही रखोगे ना. डिड यू गेट माई पॉइंट बच्चों? ये कौन सा प्लेन कहलाएगा, YZ प्लेन कहलाएगा. तो इसका जो वेक्टर बनना चाहिए यूनिट वेक्टर वो कहाँ जाना जाएगा, तो बोलोगे सर वो तो पक्की बात है कि वो आई कैप पे जा रहा होगा. डिड यू गेट माई पॉइंट? साइड कितना है इसका एल, तो जो एरिया वेक्टर लिखा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइड का स्क्वायर इंटू आई कैप. यही तो अपन को लाना था यहाँ पे. इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, ठीक है, डॉट लगाएंगे किसके साथ, एल स्क्वायर आई कैप का, तो आई वाला आई से मल्टीप्लाई होता है, पता है अपन को 11th क्लास से. जे वाला काम नहीं है भाई, है ना. ए एल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई कैप डॉट आई कैप, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो जाएगा ए एल स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम परेशानी है ना. इससे कितना फ्लक्स निकल कर जाएगा, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स पे भी जा रही हो इलेक्ट्रिक फील्ड और वाई पे भी जा रही हो बच्चों, इट्स पॉसिबल.
बट हमें सिर्फ एक्स वाले का काम है, मतलब हमको ए आई से मतलब था बच्चों, बी जे से मतलब नहीं था, राइट? ओके स्टूडेंट, जस्ट पे अटेंशन, है ना? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल वन। कहता है एक इलेक्ट्रिक डायपोल, इसका मोमेंट दे रखा है इन लोगों ने, कूलम मीटर मतलब एसआई में है, इस अलाइंड एट 30 डिग्री, डायग्राम में दे रखा है, यूनिफॉर्म फील्ड है वगैरह वगैरह है, और टॉर्क पूछा है। तो बच्चों ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलोगे टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। इज दिस क्लियर? और इन जनरल वी से दैट पी ई इंटू साइन थीटा। और बच्चों एक वो आ जाता है, अगर मान लो मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो ये मिल जाएगा, एक एंगल कैप भी लिखना पड़ता है, बट इफ आई ओनली टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ना, जो क्वेश्चन में बोला गया है इसमें, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, सो आई डोंट नीड दिस पार्ट, है ना? वी कैन सिंपली राइट p इंटू ई इंटू साइन थीटा, p विल बी 4 इंटू 10⁻⁹, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलरेडी गिवन 5 इंटू 10⁴, और साइन 30 कौन नहीं जानता। यहाँ से हम कर सकते हैं 2 को इससे कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों, 5 टू 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 10⁴ 15। आंसर होना चाहिए बच्चों 10⁻⁻4, ठीक है, न्यूटन मीटर, है ना? एक डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दिया है ताकि ध्यान में रहे अपन को, ये फॉर्मूले भी अपन को अप्लाई करते रहने पड़ते हैं। तो ये पी का डायरेक्शन था बच्चों, ये ई का डायरेक्शन था, बहुत सिंपल है, ये रोटेट करेगा इस तरह से, क्लॉकवाइज आएगा, मतलब जो टॉर्क होगा वो इनवर्ट दिखाई देगा अपन को यहाँ से, ठीक है? इनवर्ट क्या है ये भी अपन मैग्नेट वगैरह पढ़ेंगे, सीख जाएंगे ना, इस पेज के अंदर जा रहा होगा टॉर्क, है ना? चलो